नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। वो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को मिली जीत का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि बहुत बड़ी जीत है, और इसके बारे में वो बता रहे थे कि बीजेपी को यह जीत किस वजह से मिली है, बीजेपी के खिलाफ कैसा प्रोपेगेंडा हुआ देश भर में, इस तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे। आज पाठशाला में जब चैप्टर खोलूंगा तो इसी जीत का जिक्र करूंगा। सबसे पहले आज आपको बताऊंगा पाठशाला में कि आज की जीत पीएम मोदी के लिए गुजरात से भी बड़ी जीत क्यों है। आप कहेंगे गुजरात में तो मैसिव जीत मिली, इतनी सीटें मिली, यह जीत उससे बड़ी कैसे हो सकती है। आप नरेंद्र मोदी को नहीं जानते अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि ये नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात से बड़ी जीत कैसे, और ये मैं आपको बताऊंगा। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य पीएम मोदी के लिए सबसे जरूरी क्यों थे, आज इसका चैप्टर खोलकर बताऊंगा। त्रिपुरा में पीएम मोदी की सीक्रेट कुर्बानी का चैप्टर आपको दिखाऊंगा, जो उन्होंने दे दी कुर्बानी। जीरो से नॉर्थ ईस्ट के हीरो तक नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का गेम कैसे पलटा, आज इसका एक एक जवाब आपको मिलेगा। अगला चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुपर फिट सुष्मिता सेन को अचानक हार्ट अटैक कैसे आ गया। योगा करती, फिटनेस सेंटर जाती, कमाल की स्टंट करती सुष्मिता सेन, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। भाई, दिल में स्टंट लगा है, कैसे? अचानक आने वाली हार्ट अटैक का कोरोना से कनेक्शन है क्या? और आप भी वो गलती तो नहीं कर रहे जिससे अचानक हार्ट अटैक आ जाए। आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सब फेल हो गए, अब पीएम मोदी रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने जाएंगे क्या, आज इसके बारे में बताऊंगा। पीएम मोदी ने 2 साल पहले चीन को जो दर्द दिया वही अब दुनिया देगी या दे रही है, उसके बारे में भी बताऊंगा। ट्विटर वाले एलन मस्क की नजर इंडिया पर क्यों है, इसका चैप्टर होगा। और आखिर में पीएम मोदी ने चोरी छुपे देश का सोना विदेश में गिरवी रख दिया क्या, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर बड़ा फैसला दिया। अब कमेटी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी और इस कमेटी में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में जो नेता विपक्ष हैं वो होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। यह कमेटी जिस नाम की सिफारिश करेगी उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नियुक्ति कर दी जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन उत्तर प्रदेश में लगातार चल रहा है। आज प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के एक और गुर्गे सफदर के अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। सफदर अली पर अतीक अहमद को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। सफदर अली की प्रयागराज में हथियारों की दुकान है। इससे पहले प्रशासन ने इस हत्याकांड के एक और आरोपी जफर अहमद के मकान को भी बुलडोजर से जमींदोज कर दिया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट की बैठक हुई और इस बैठक में पाकिस्तान से ड्रोन से जो घुसपैठ होती है, बॉर्डर सुरक्षा और ड्रग्स तस्करी पर चर्चा की गई। कहा जा रहा है कि बैठक में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। हालांकि कुछ देर की सुनवाई के बाद छतरपुर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। शादी में फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया। हिंडनबर्ग और अडानी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने गड़बड़ी की जांच के लिए 6 सदस्यों की कमेटी बनाई है। यह कमेटी अडानी ग्रुप के शेयरों में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच करेगी और महीने भर में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अडानी ग्रुप ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है, सत्य की जीत होगी। इंदौर में जो तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है उसमें टीम इंडिया पर हार का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी पारी में भारतीय टीम 163 रन ही बना सकी। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत के लिए 76 रन का टारगेट मिला है, जबकि 3 दिन का खेल अभी बचा हुआ है। टीम इंडिया ने मैच में अपनी पहली पारी में 109 रन बनाए थे और जवाब में कंगारू टीम ने 197 रन बनाकर पहली पारी के आधार पर 88 रनों की बढ़त बनाई थी। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें आपको बताऊंगा कि आज की जीत पीएम मोदी के लिए गुजरात से भी बड़ी जीत क्यों है। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य पीएम मोदी के लिए सबसे जरूरी क्यों थे। त्रिपुरा में पीएम मोदी की सीक्रेट कुर्बानी के बारे में भी आपको बताऊंगा। और जीरो से नॉर्थ ईस्ट के हीरो तक पीएम मोदी ने बीजेपी का गेम कैसे पलटा, आज इसका चैप्टर।
उत्तर पूर्व में आज जो जीत मिली है वो नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात से भी बड़ी जीत है। और आपको सुनकर शायद यकीन ना हो, क्योंकि आप कई बार हम चुनावी जीत को सिर्फ सीट और वोट शेयर के हिसाब से देखते हैं। वोट शेयर बढ़ गया तो बड़ी जीत है, सीटें बढ़ गई तो बड़ी जीत है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिहाज से आप देखिएगा तो आज की जीत बीजेपी को जो मिली है नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में, वो उनके लिए गुजरात से भी बड़ी जीत होगी। और ये क्यों कह रहा हूं भाई, गुजरात तो नरेंद्र मोदी का गढ़ है। ऐसे है कि विराट कोहली दिल्ली में स्टेडियम में मैच खेल रहे हैं या रोहित शर्मा मुंबई की स्टेडियम में मैच खेल रहे हैं। लेकिन उत्तर पूर्व के 3 राज्यों की जो आज बात कर रहा हूं वो नरेंद्र मोदी का फोकस रहे। और इन 9 सालों में सबसे ज्यादा इसी उत्तर पूर्व को लेकर नरेंद्र मोदी ने फोकस अपना बनाए रखा है। जिस उत्तर पूर्व पर पहले ध्यान ही नहीं दिया जाता था, भाई हम लोगों का भी दोष है, हम भी नहीं ज्यादा चर्चा करते थे उत्तर पूर्व की, जबकि उत्तर पूर्व जैसे इलाकों पर देश का सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए था। यह बदलाव नरेंद्र मोदी लेकर आए और उत्तर पूर्व पर ध्यान देना शुरू किया। लेकिन इस बात को सोचिए कि आज अगर उत्तर पूर्व में नरेंद्र मोदी की जगह कोई और जीत जाता और किसी और की सरकार बनती, तो फिर नरेंद्र मोदी ने 9 साल में जो काम किए और जो काम अभी उत्तर पूर्व में होने, वो काम आसानी से नहीं हो पाते। राज्य में किसी और की सरकार है, सेंटर में किसी और की है, तमाम टकराव हो सकते हैं। और जिस उत्तर पूर्व की बात कर रहे हैं वो बॉर्डर स्टेट्स है। इसलिए उत्तर पूर्व की जीत को नरेंद्र मोदी की बड़ी जीत माना जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो फोकस है उसके लिहाज से गुजरात से भी इंपॉर्टेंट था यहां जीत दर्ज करना। इस बात को अगर समझना है तो आपको मैप से समझाता हूं। उत्तर पूर्व में कुल 8 राज्य हैं और इनको आपको मैप से देखेंगे तो समझ में आएगा कि इन 8 राज्यों की नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी के लिहाज से क्या अहमियत है। जिन 8 राज्यों को आप देख रहे हैं, यहां अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, असम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा जहां के आज नतीजे आए हैं, मिजोरम जहां के नतीजे आए हैं, मणिपुर, माफ कीजिएगा मेघालय के नतीजे आए और नागालैंड जहां के आज नतीजे आए। ये 8 राज्य हैं उत्तर पूर्व के और बॉर्डर से लगे हैं, इधर चीन भी है। और इन राज्यों को जो चीन से सटे हुए हैं, इनको नजरअंदाज करना कितना बड़ा देश के लिए घातक फैसला रहा होगा। आप सोचिए कि इन पर ध्यान ही नहीं दिया गया। और अगर आप देखें नरेंद्र मोदी के इस उत्तर पूर्व के एजेंडे के लिहाज से, आपको याद होगा उत्तर पूर्व को लेकर एक भाई जो जेल गया हुआ उसने क्या कहा था कि चिकन नेक है, इसको काट देंगे तो उत्तर पूर्व अलग हो जाएगा। उत्तर पूर्व की अहमियत देश के लिहाज से आप समझिए। आज की डेट में जो 8 राज्य हैं उसमें असम में सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार। त्रिपुरा, वहां पर फिर से बीजेपी सत्ता में लौट आई है, बीजेपी की सरकार। अगर आप देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल में भी बीजेपी की सरकार है। मणिपुर देख लीजिए, वहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी। नागालैंड अगर आप देखिए वहां बीजेपी प्लस यानी बीजेपी गठबंधन की सरकार है, बीजेपी प्लस की सरकार है। अगर आप देखिए मिजोरम की बात करो, मिजोरम यहां पर जो है वो सरकार है एमएनएफ की, बीजेपी सरकार में नहीं है, ठीक है, लेकिन एक तरह से सहयोगी है, सरकार का हिस्सा नहीं है। इसके बाद आप देखिए सिक्किम, यहां पर एसकेएम की सरकार है, यहां बीजेपी सरकार में नहीं है लेकिन एक तरह से सहयोगी है। और मेघालय, यहां पर एनपीपी की सरकार है, बीजेपी सरकार में नहीं है। तो अगर आप देखिए ये जो 8 राज्य हैं, 8 राज्यों में 4 में तो बीजेपी खुद सत्ता में है और एक राज्य में बीजेपी के गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं और 2 राज्यों में बीजेपी के सहयोगियों के मुख्यमंत्री हैं। मतलब 8 में से 7 राज्य करीब करीब ऐसे हैं जहां पर बीजेपी जो है वो कंट्रोलिंग स्थिति में है या अपनी बात मनवाने की स्थिति में है कि भाई ये होना चाहिए। बड़ी बात यह भी है कि एक भी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं है या फिर उन दलों की सरकार नहीं है जो दल 2024 में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने का दम भरते हैं। कुछ देर पहले बीजेपी की जीत पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह जीत बीजेपी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार पीएम को सुनिए
फिर आपको बताऊंगा कि पीएम के लिए ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट जीत है और नरेंद्र मोदी ने 8 साल में कैसे इस जीत की स्क्रिप्ट लिखी है। मैं त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की जनता का सर झुकाकर वंदन करता हूं, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। इन राज्यों की जनता ने बीजेपी और हमारे साथी सहयोगियों को भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आज त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली में या हमारे अन्य इलाकों में बीजेपी का काम करना उतना कठिन नहीं है जितना नॉर्थ ईस्ट में है। वहां का कार्यकर्ता हमसे अनेक गुना मेहनत करता है और इसलिए वहां के कार्यकर्ता विशेष रूप से अभिनंदन के अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बता रहे हैं कि इन 3 राज्यों में जीत आसान नहीं थी। वो खुद बता रहे हैं भाई, इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूं कि गुजरात की जीत और ये 3 राज्यों की जीत, दोनों में बड़ा फर्क है। और देश के लिहाज से ये 3 जीत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ज्यादा मायने रखती है। जो नतीजे आए एक बार वो आपको जल्दी से बता देता हूं, उससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि कहां पर क्या हुआ है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। त्रिपुरा में 60 सीट है कुल। इसमें बीजेपी गठबंधन को 33 सीट आई है, बीजेपी प्लस को 33। और इसमें अकेले बीजेपी की सीट कितनी है? बीजेपी को 32 सीट है, मतलब 33 में से 32 उसकी है। पिछली बार बीजेपी को कितनी आई थी? पिछली बार बीजेपी को आई थी 35, मतलब 3 सीट का लॉस हुआ है बीजेपी और लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन ये 3 सीटों का नुकसान नरेंद्र मोदी ने एक कुर्बानी देकर सहा है। उस कुर्बानी के बारे में आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा है नागालैंड, यहां भी 60 सीट है। यहां बीजेपी गठबंधन को 37 सीट मिली है, बीजेपी प्लस 37 सीट। और इसमें अगर आप देखेंगे बीजेपी को अकेले 12 सीट है। पिछले बार भी बीजेपी को 12 ही सीट थी, तो अपनी सीटें उसने मेंटेन की। मेघालय यहां पर 60 सीट है, लेकिन 59 के नतीजे आए। इसमें बहुमत किसी को नहीं, लेकिन जिस एनपीपी के साथ बीजेपी मिलकर सरकार चला रही थी उसको 26 सीट है, यूडीपी को 11 सीट है, कांग्रेस को 5 है, बीजेपी को 2 सीट है और टीएमसी को भी 5 सीट है। मेघालय में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी एनपीपी के साथ गठबंधन में फिर से शामिल हो जाएगी, क्योंकि ये पहले भी सहयोगी रहे हैं। और एनपीपी के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा ने खुद अमित शाह को फोन किया भाई कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। अमूमन ये होता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है उसके साथ कौन बनेगा नहीं बनेगा ये पूरी चर्चा होती है, लेकिन चूंकि ये पहले भी सरकार चला रहे थे तो इन्होंने तुरंत फोन कर लिया अमित शाह को कि भाई हम बनाएंगे सरकार। वैसे नॉर्थ ईस्ट में हमेशा से बीजेपी का दबदबा नहीं रहा। यहां से अब समझिए कि नरेंद्र मोदी ने खेल क्या किया है। 2014 तक ये जो 8 राज्य नॉर्थ ईस्ट के हैं, इनमें से 5 में कांग्रेस की सरकारें थी और बाकी के 3 राज्यों में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व हुआ करता था। लेकिन 2014 में मोदी सरकार में आए और यहां का सियासी गणित ही पूरी तरह बदल गया। 2016 में बीजेपी ने असम में सरकार बनाई पहली बार और कांग्रेस के 15 साल पुराने राज को खत्म कर दिया। तो नॉर्थ ईस्ट का पहला किला भेदा उन्होंने। उसी साल अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी सरकार में आ गई। कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाने वाले पेमा खांडू की सरकार में बीजेपी शामिल हो गई। साल 2017 में मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार बन गई। 2018 में त्रिपुरा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई। इससे पहले बीजेपी त्रिपुरा में 0 रहती थी।
अचानक सत्ता में आ गई 35 सीटों के साथ और राज्य में लेफ्ट का 25 साल का शासन त्रिपुरा में खत्म कर दिया। साल 2018 में मेघालय और नागालैंड में भी बीजेपी गठबंधन में जूनियर पार्टनर बनकर सरकार में शामिल हो गई। आप सोचिए नरेंद्र मोदी के लिए यह नॉर्थ ईस्ट राज्यों का विकास कितना मायने रखता होगा कि जो सरकार में केंद्र में है वो जूनियर पार्टनर बनकर गठबंधन करके सरकार में आ रही है, इसके लिए भी वो तैयार हो गए। साल 2019 में बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली। साल 2021 में बीजेपी ने असम में फिर से जीत हासिल कर ली और 2022 में बीजेपी ने मणिपुर में फिर से सरकार बनाई और अब 2003 में इन 3 राज्यों में फिर से सरकार बीजेपी बना रही। 2023 में नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के काफी तेजी से बढ़ने के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है आपको पता है? उस बड़ी वजह का नाम है नरेंद्र मोदी। कोई ऐसे ही वोट नहीं देता बॉस, ये याद रखिए। और वो भी वो नॉर्थ ईस्ट जिसको इस देश में बहुत सालों साल तक कैसे अलग रखा गया हो, कैसे सौतेला व्यवहार किया गया हो, अभी आपको आगे बताऊंगा। उसको ये महसूस कराना कि नहीं बॉस, हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं और उतना ही सोच रहे हैं जितना गुजरात के बारे में सोचते हैं या उससे ज्यादा ही सोच रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। उन्होंने आते ही सरकार में नॉर्थ ईस्ट पर काफी फोकस किया और एक्शन दिखा लोगों को। हर मंत्रालय अपने बजट का कम से कम 10% नॉर्थ ईस्ट पर इलाकों पर खर्च करेगा। यह नरेंद्र मोदी ने आते ही कर दिया कि अपना बजट 10% नॉर्थ ईस्ट पर डालिए। साल 2014-15 में नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 24,819 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था। 2021-22 में बॉस ये ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है, 3 गुना से थोड़ा कम। आज की डेट में नॉर्थ ईस्ट का बजट 70,874 करोड़ रुपए है। यह नरेंद्र मोदी ने आके किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट रिशफल हुआ तो पहली बार कैबिनेट में नॉर्थ ईस्ट से 5 मंत्रियों को जगह मिली। 1-2 नहीं, 5 को जगह मिली कैबिनेट के अंदर। नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का फोकस इस बात से भी समझा जा सकता है कि वो 9 साल में 50 बार से भी ज्यादा नॉर्थ ईस्ट जा चुके हैं। इससे जुड़ा हुआ एक किस्सा भी प्रधानमंत्री ने सबको सुनाया, वो भी सुनिए। मुझे याद है कि कुछ दिनों पहले जब मैं नॉर्थ ईस्ट गया था तो किसी ने मुझे बोला कि मोदी जी आपको अपनी हाफ सेंचुरी के लिए बहुत बहुत बधाई। तो मैंने उनको पूछा कि भाई ये कैसी हाफ सेंचुरी आप बता रहे हैं? तब उन्होंने मुझे बताया कि जब से बोले आप प्रधानमंत्री बने हैं, आप 50 से भी ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट का विजिट कर चुके हैं, जो अभी नड्डा जी बता रहे थे। कोई और प्राइम मिनिस्टर देश में ऐसा नहीं जिसने 50 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया। नॉर्थ ईस्ट का विकास नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनके लिए यह जीत बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उनको यह लगता था कि यह जीत नहीं मिली, वहां सरकारें नहीं बनी तो काम स्लो हो जाएगा, और काम स्लो हो जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट को जो पूरे देश का विकास हुआ है उसी गति में जोड़ना और डिले होगा और मुश्किल होगा। और फिर जो बॉर्डर का इलाका है उसमें चीन जैसे लोग तो बैठे ही हैं कि कैसे इनके मन में भरो कि देखो तुमको छोड़ ना दिया, तुम क्या कर रहे थे। वो फीलिंग आज की डेट में खत्म हो गई। वहां पिछले 9 सालों से नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, कनेक्टिविटी पे काम हुआ, पूरे क्षेत्र का एक साथ विकास करने पर जोर दिया गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी कमजोर होती तो यह नरेंद्र मोदी के सपने को झटका लगता। इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मिली जीत नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात से भी बड़ी जीत है। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं उस पर नरेंद्र मोदी सरकार 7 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। आप नरेंद्र मोदी का फोकस सोचिए नॉर्थ ईस्ट पर, 7 लाख करोड़ बॉस। साल 2016-17 से 2021-22 के बीच करीब 1000 करोड़ के एयर कनेक्टिविटी के 28 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए। 2212 करोड़ रुपए के 15 और प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और यह मार्च 2023 मतलब अगले महीने तक, या अगले महीने क्या, इसी महीने तक पूरा हो जाएगा।
एयर कनेक्टिविटी पर इतना जोर देने की वजह से ही नॉर्थ ईस्ट में साल 2014 तक, आजादी से साल 2014 तक 9 एयरपोर्ट थे नॉर्थ ईस्ट में। आज की डेट में पिछले 8 साल में 6 और एयरपोर्ट जुड़ गए और 2022 तक अब नॉर्थ ईस्ट में 15 एयरपोर्ट हैं। इसी तरह रेलवे कनेक्टिविटी को भी नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाया नरेंद्र मोदी ने। पिछले साल ही आजादी के बाद पहली बार कोई मालगाड़ी मणिपुर तक पहुंची है। मोदी सरकार में ही नॉर्थ ईस्ट के पूरे रेल नेटवर्क को ब्रॉड गेज में बदला गया है। नॉर्थ ईस्ट में रेलवे नेटवर्क को राष्ट्रीय रेलवे ग्रिड से जोड़ने के लिए मोदी सरकार ने 78,000 करोड़ रुपए का बजट दिया। इसी तरह रोड कनेक्टिविटी पर भी काम हुआ। मोदी सरकार में हर दिन 1.5 किलोमीटर के हाईवे का निर्माण हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में। साल 2014 से 15,000 करोड़ रुपए की कीमत के साथ 3,000 किलोमीटर की सड़कें बन चुकी है। 3,000 किलोमीटर की सड़क नॉर्थ ईस्ट में। पिछले वाले क्या करते थे समझ ही नहीं आता भाई। और इसलिए अगर वहां किसी को लगता था कि हम अलग थलग पढ़े तो उनको गलत नहीं लगता था। इस व्यक्ति ने आकर बदला वो भाव। और वहां क्या चेंज आया इस काम से, अभी वो आगे बताऊंगा तो आपको लगेगा कि क्यों नरेंद्र मोदी ने वहां पर जादू जैसा किया है। 4,000 किलोमीटर की रोड कनेक्टिविटी पर अभी वहां काम चल रहा है। पिछले 5 साल में रोड कनेक्टिविटी के 237 प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में चल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के बंदरगाहों को कोलकाता के मुख्य पोर्ट और बंगाल से जोड़ा गया है बाकी के हिस्सों से। एक सौभाग्य योजना चल रही है। अक्टूबर 2017 के बाद से नॉर्थ ईस्ट में 26 लाख घरों तक बिजली पहुंचाई गई है। घरों तक बिजली नहीं पहुंचा पाए लोग आजादी के बाद से। नॉर्थ ईस्ट में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि उड़ान योजना को तेजी से लागू किया गया, जिसके तहत ऑल टाइम हाई 2 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पाद देश विदेश में पहुंचाया गया। और इन कृषि उत्पादों में बड़ा हिस्सा नॉर्थ ईस्ट से था। मोदी सरकार में नॉर्थ ईस्ट में किसानों को आधुनिक खेती की ट्रेनिंग देने के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बॉर्डर सुरक्षा के लिए नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में मिलिट्री मूवमेंट के लिए आधुनिक ब्रिज बनाए जा रहे हैं। बॉस, जब तक आप उनको बताइएगा नहीं, लोग क्या चाहते हैं, तुम हमारे साथ हो ये मान लो। अरे मान लो तो तुम भी तो दिखाओ कि तुम उनके साथ हो। सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट के साथ वो व्यवहार किया है क्या? और अगर कर ही दिया होता तो इतना काम करने का स्कोप बचा होता क्या? अलग थलग नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर रखा और फिर कहते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट के लिए वहां क्या भावनाएं और नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने क्या ही किया। नरेंद्र मोदी का नॉर्थ ईस्ट को लेकर फोकस किया। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक बार मैं नरेंद्र मोदी से मिलने गया। उन्होंने और कोई बात नहीं की कि हम क्या दिखाते हैं नहीं दिखाते, कोई चर्चा नहीं। उन्होंने सिर्फ एक बात बीच में बोली कि न्यूज चैनल्स वाले नॉर्थ ईस्ट की खबरें कम दिखाते हैं, उन्हें दिखाना चाहिए। उनके दिमाग में तब भी नॉर्थ ईस्ट चल रहा था। नॉर्थ ईस्ट वो इलाका है जो पहले काफी अशांत रहता था। बड़े इलाके में आफ्स्पा लगा हुआ था, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। जैसे जम्मू कश्मीर में आफ्स्पा लगा था ना, वैसे ही स्थानीय संगठन आए दिन सरकारी मशीनरी से झड़प करते थे। मोदी सरकार के आने के बाद इस दिशा में युद्ध स्तर पर काम हुआ। हिंसा की घटनाएं कम हुई। हिंसा फैलाने वाले संगठन पर एक्शन हुआ और शांति बहाल करने के लिए शांति समझौते हुए। आपको यकीन नहीं होगा कि नॉर्थ ईस्ट कैसे बदला है। इसको आप सुनिए। नॉर्थ ईस्ट कैसे बदला। और क्या है ना कि हम इधर देश के दूसरे हिस्से में बैठे रहते, हमको पता ही नहीं, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया ना। हम मीडिया वालों की भी गलती, हम भी नहीं दिखाते। वो ठीक कह रहे हैं, हम लोग मीडिया वाले भी नहीं दिखाते। लेकिन आप सोचिए कि देश के लिए कितना बड़ा खतरा पनपेगा अगर बॉर्डर के 8 राज्य इस तरह से वहां पर चीजें हो रही हैं। वहां के तो भाई, अरे भाई आज की डेट में त्रिपुरा और नागालैंड और मेघालय आप दिखा रहे हैं। पहले तो इलेक्शन का रिजल्ट कब आ गया ये भी हम लोग नहीं दिखाते थे। हमारी भी गलती है। 2014 के मुकाबले घुसपैठ जो वहां होती थी नॉर्थ ईस्ट में, ये 74% कम हुआ है भाई। 74% जो घुसपैठ होती थी 2014 के बाद वो घट गई है। नागरिकों के खिलाफ जो हिंसा होती थी, नागरिकों के खिलाफ हिंसा, भाई ये 84% कम हो गई है 2014 के बाद। 84%। नॉर्थ ईस्ट के 50 से ज्यादा जिले
50+ जिले जहां पर डैन यानी डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन होता था और आफ्सपा होता था, वहां से डैन और आफ्सपा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटा है। स्थिति सुधरी होगी तभी ना हटा। ये वो इलाके हैं जहां काफी संवेदनशील इन्हें माना जाता था। इसी तरह 2014 से सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज यानी सुरक्षा बलों की कैजुअलिटी यानी उनकी जो जान वान जाती थी, उनकी हिंसा, उनको जो चोट आती थी, वो 60% कम हुई है क्योंकि हिंसा कम हो गई। आज का नॉर्थ ईस्ट शांत नॉर्थ ईस्ट, आज का नॉर्थ ईस्ट विकास देख रहा नॉर्थ ईस्ट है। आज पीएम मोदी ने खुद बताया कि कैसे पहले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चुनाव के दौरान हिंसा होती थी। एक बार पीएम का बयान सुनिए। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट में चुनाव होते थे, नतीजे आते थे, तो दिल्ली में और देश के अन्य हिस्सों में उतनी चर्चा ही नहीं होती थी। जो चर्चा होती भी थी तो वो चुनावी हिंसा की होती थी, बम, बंदूक और ब्लॉकेड की चर्चा होती थी। त्रिपुरा में तो हाल ये था कि पहले एक पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी का झंडा तक नहीं लगाया जा सकता था, और अगर किसी ने लगाने की कोशिश की तो उसको लहूलुहान कर दिया जाता था। जिन राज्यों में चुनाव के नतीजे आए हैं उनमें त्रिपुरा में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में, लेकिन नागालैंड चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नागालैंड एक ईसाई बहुल राज्य है। यहां बीजेपी अपनी सीटों को बनाए रखने में कामयाब रही। नागालैंड में बीजेपी का वोट शेयर 3% बढ़ भी गया। पिछली बार 26 सीटें जीतने वाली सबसे बड़ी पार्टी बनी नागा पीपल्स फ्रंट इस बार मात्र 2 सीट पर सिमट कर रह गई। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन में एनडीपीपी को 25 सीट मिली है और बीजेपी को 12। अब आपको त्रिपुरा की राजनीति के बारे में बताता हूं। त्रिपुरा की चुनावी जीत बीजेपी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि त्रिपुरा में बीजेपी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही। लंबे समय से विरोधी रहे लेफ्ट और कांग्रेस साथ आ गए, साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन इस गठबंधन को 14 ही सीट मिल पाई, जबकि पिछली बार लेफ्ट की अकेले 16 सीट आई थी। लेफ्ट के हिस्से 11 सीटें आई हैं, जो त्रिपुरा के प्रिंस प्रद्योत मणिके देव वर्मा की पार्टी टिपरा मोर्था से भी कम है। प्रिंस प्रद्योत की पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है, लेकिन टिपरा मोर्था ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की। प्रिंस प्रद्योत की पार्टी 31% जनजातीय आबादी के लिए अलग राज्य ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाने की मांग कर रही थी। चुनाव से पहले यह पार्टी बीजेपी के साथ इस शर्त पर गठबंधन को तैयार थी कि बीजेपी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाने की बात लिखित में दे दे तो हम आपके साथ लड़ेंगे। बीजेपी ने सियासी नुकसान की परवाह किए बिना इस मांग को सिरे से नकार दिया कि बॉस, त्रिपुरा अब कोई त्रिपुरा लैंड और त्रिपुरा नहीं बनेगा, कोई बंटवारा नहीं होगा त्रिपुरा में, आपको हमारे साथ रहना रहिए, नहीं रहना नहीं रहिए। तो ये जो बीजेपी की 2-3 सीटें कम हुई, ये और बढ़ सकती थी अगर बीजेपी ने गठबंधन कर लिया होता तो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, और कुछ मांगे तो बोलिए, लेकिन त्रिपुरा डिवाइड नहीं करेंगे। बॉस, इंडिया एक जॉइंट फैमिली है ना। अब कल को कोई कहे कि मेरे कमरे में हम 2 भाई रहते हैं, आप मेरे कमरे में भी एक दीवार खड़ी कीजिए और वो कमरा मेरे नाम पर कागज में लिख दीजिए। अरे ऐसे घर चलता है क्या? नरेंद्र मोदी ने नहीं, जाओ, नुकसान हुआ, 3 सीटें कम हो गई, जाओ, कोई बात नहीं, सरकार फिर भी बन गई। ममता बनर्जी ने नॉर्थ ईस्ट में बड़ा जोर लगाया। उनकी पार्टी टीएमसी का हाल क्या रहा वो भी सुन लीजिए। टीएमसी का हाल यह रहा, ममता बनर्जी की पार्टी का, ये लोग नरेंद्र मोदी को 2024 में चुनौती देना चाहते हैं। ये मेघालय में 60 सीट पे, मेघालय में 60 में से 56 सीट पर लड़े, 56 सीट पर लड़े और जीते कितने? मेघालय के अंदर 5 सीट। ये 5 सीट भी कौन सी है बॉस, आपको पता है?
ये कांग्रेस छोड़कर जो नेता इनके साथ गए थे 12 विधायक लेकर, वो 5 सीट जीते हैं और वो 12 में से अब 5 हो गए, मतलब 7 और घट गई हैं। लेकिन ये 5 दिखाया जा रहा है कि टीएमसी को 5 सीट आ गई। त्रिपुरा में टीएमसी कितने सीट पर लड़ी? 28 सीट पर लड़े। जीते कितने? 0, अंडा जीते। जबकि प्रचार करने के लिए मेघालय और त्रिपुरा में ममता बनर्जी खुद गई, अभिषेक बनर्जी गए, डेरेक ओब्रायन गए, महुआ मोइत्रा चली गई, सब चले गए। मेघालय में टीएमसी ने कांग्रेस के पूर्व नेता मुकुल संगमा को भी पार्टी में शामिल कर लिया, तब भी जाकर 5 सीट आई है। पिछले साल ही मुकुल संगमा कांग्रेस के 12 विधायक लेकर टीएमसी में आ गए थे और टीएमसी मेघालय में 0 सीट से मुख्य विपक्षी दल बन गई थी। लेकिन चुनाव में टीएमसी का बुरा हाल हो गया, 12 से 5 पर आ गए। ये 5 भी टीएमसी की जीत बताई जा रही, जबकि वो मुकुल संगमा की सीटें हैं। इसी तरह अगर आपको कांग्रेस का हाल बताऊं, ये नरेंद्र मोदी को 2024 में चुनौती देने वाले हैं। इनको नागालैंड में कितनी सीट आई है? नागालैंड में कांग्रेस को आई है 0 सीट, अंडा। इनको त्रिपुरा में कितनी सीट आई है? लेफ्ट के साथ गठबंधन करने के बाद 3 सीट आई है। जिस लेफ्ट को भर भर कर कोसते रहे त्रिपुरा की पूरी सियासत में, जिसको आज भी केरल में भर भर के कोसते हैं, उसके साथ त्रिपुरा में सट गए। कितनी सीट आई? मात्र 3। और मेघालय में इनको कितनी सीट आई है? मेघालय में इनको 5 सीट आई है। जबकि मेघालय में 2018 के चुनाव में कांग्रेस 21 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जब तक कि मुकुल संगमा अलग नहीं हो गए और टूट नहीं गई पार्टी। 21 से 5 पर आ गए। और अगर 3 राज्यों को देखेंगे, जो 3 राज्यों की कुल सीटें हैं, 180 सीट पर चुनाव हुआ, 169 का, ये 179 एक सीट पे कम हुआ, 179 सीट पर चुनाव हुआ। इसमें कांग्रेस को कितनी मिली? 8 सीट, 8। और बीजेपी को कितनी मिली? 46 सीट मिली। और ये लोग 2024 में नरेंद्र मोदी को रोकेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव नतीजों के बाद कुछ लोगों की छोटी सोच सामने आ गई। ये लोग नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को छोटा राज्य मानते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा, उस पर वो जो बातें हो रही हैं कि उसी को शायद लेकर उन्होंने कुछ जोड़ा होगा, हालांकि उन्होंने ऐसा कहा नहीं। लेकिन पीएम मोदी किसका जिक्र कर रहे थे, उन्होंने नाम नहीं लिया। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। आज के नतीजों के बाद कांग्रेस ने छोटों के प्रति अपनी नफरत को फिर से जग जाहिर कर दिया। कांग्रेस कह रही है और अध्यक्ष उनके कह रहे हैं कि ये तो छोटे राज्य हैं, इनके नतीजे उतना मायने नहीं रखते। जब दिल में ही भारत को जोड़ने की भावना ना हो तो ऐसे बोल निकलते ही है। नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस विपक्ष की अगुवाई करना चाहती है, जबकि कांग्रेस की हालत लगातार खराब हो रही है। 2022 में 6 राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस ने 5 राज्य हारे, 1 राज्य जीता, हिमाचल। 2023 की बोनी खराब हो गई। 3 राज्यों में चुनाव हुए, तीनों हार गई है। 2023 में अब 6 राज्यों के और चुनाव होने हैं। इनमें 4 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट होगी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इसके अलावा 2023 में 2 और राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं, तेलंगाना और मिजोरम। वहां पर भी कांग्रेस क्या ही कर पाएगी, वो देखने वाली बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट पर फोकस कर रहे हैं, आज उनके उस फोकस को एक बार फिर से जनता का समर्थन मिला है। और देश के लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि नॉर्थ ईस्ट का इसी तरह से विकास हो, बॉर्डर स्टेट में भी विकास हो। चाइना से लड़ने में ये तमाम 8 राज्य हमारे साथ, भारत के साथ, भारत में का चूंकि हिस्सा है, इसी तरीके से जुड़कर मिलकर लड़ें, ये आज और सुनिश्चित हो गया। हालांकि 3 राज्यों के नतीजे देखकर कुछ लोगों के दिल में सियासी दर्द होने लगा हो, लेकिन वो सियासी दर्द दिल में हो, ठीक है, लेकिन दिल में जो आजकल असली दर्द हो रहा है, जो अचानक हार्ट अटैक आ जा रहा है, उसका चैप्टर भी बड़ा जरूरी है भाई। सुपर फिट रहने वाली हीरोइन सुष्मिता सेन को अचानक हार्ट अटैक कैसे आ गया? अचानक आने वाले हार्ट अटैक का क्या कोरोना से कनेक्शन है? और क्या आप भी वो गलती तो नहीं कर रहे जिससे अचानक हार्ट अटैक आए? अब इसका चैप्टर
आज बहुत से लोग ये बात सुनकर हैरान रह जाएंगे कि सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आ गया। भाई, हीरोइन सुष्मिता सेन, उनके आप वीडियोस देख लीजिए, जिस तरह से वो फिटनेस में लगातार फिटनेस को लेकर काम करती रही हैं। सबके मन में एक ही सवाल है कि इतनी फिट रहने वाली सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक। नियम से वर्कआउट करना, योगा करने वाली सुष्मिता सेन, उनको हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? ये चर्चा हो रही है क्योंकि जो सुष्मिता सेन 47 साल की उम्र में इतनी फिट है, 47 इयर्स की है, देख के लगता है सुष्मिता सेन 47 इयर्स की है, डेली रूटीन से वर्कआउट करती हैं, अपनी सेहत के साथ कोई समझौता नहीं करती हैं। ऐसा वर्कआउट जिसे जिम में करने के लिए बहुत ताकत और एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन सुष्मिता सेन इसे बहुत आसानी से करती दिखती है। इन तस्वीरों को देखकर कोई मान नहीं सकता कि सुष्मिता सेन को दिल की बीमारी हो सकती है और उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आ गया। यह बात खुद सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके बताई। अपने पिता के साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि आई सफर्ड हार्ट अटैक अ कपल ऑफ डेज बैक, यानी मुझे कुछ दिन पहले दिल का दौरा पड़ा। एंजियोप्लास्टी डन, एंजियोप्लास्टी हो गई है। स्टेंट इन प्लेस, यानी उनके दिल में स्टेंट भी लगा है। सुष्मिता सेन को स्टेंट लगाने का मतलब है कि सुष्मिता सेन के हार्ट की नसेज में ब्लॉकेज रहा होगा, जिन्हें खोलने के लिए स्टेंट लगाने की जरूरत पड़ती है। स्टेंट एक छोटी सा डिवाइस होता है जिसे एंजियोप्लास्टी के जरिए पतले तार से उस जगह पर ले जाया जाता है जहां पर ब्लॉकेज है। जैसे यहां दिल में ब्लॉकेज है तो यह स्टेंट जाकर उसको फैला देता है। तो स्टेंट गया, फूल गया तो वो जगह खुल जाती है, तो जो खून का फ्लो है वो बढ़ जाता है, आसानी से होने लगता है, जिससे मरीज की जान बच जाती है। अब आप सोचिए, सुष्मिता सेन जो इतना एक्सरसाइज करती है, उनकी नसों में, दिल की नसों में जो है वो ब्लॉकेज था। समय पर इलाज मिलने की वजह से सुष्मिता सेन खतरे से बाहर हैं। वो भाग्यशाली हैं कि उन्हें अस्पताल जाकर समय पर इलाज मिल गया, वरना देश भर से जिस तरह अचानक हार्ट अटैक के वीडियो आ रहे हैं, लोगों को बचने का भी मौका नहीं मिल रहा। भाई, बहुत से लोगों को डरा दिया है इन वीडियोज ने। हमारे ऑफिस में कई बार चर्चा होती है कि इतना फिट रहने का प्रयास करते हैं, कल को हार्ट अटैक किसको आ जाए पता ही नहीं चल रहा। भाई, अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद की एक जिम में लड़का पुशअप कर रहा है। भाई, ये देखिए, उसका विजुअल अभी आपको दिखाऊंगा। ये तो सुष्मिता सेन का विजुअल दिखा रहा हूं। हैदराबाद की एक जिम में पुशअप करता हुआ एक लड़का जो है, वो तेलंगाना पुलिस का कांस्टेबल था, उसका विजुअल अभी नहीं आ पाया है, विशाल नाम का, 24 साल की उम्र, 24 इयर्स। वो पुशअप करने के दौरान अचानक उसके सीने में दर्द हुआ और सिर्फ 15 से 20 सेकंड के अंदर मौत हो गई। उसको संभलने का भी मौका नहीं मिला, इतना समय भी नहीं मिला कि उसको अस्पताल पहुंचाया जा सकता था। पुशअप करते करते ही उसकी मौत हो गई। आमतौर पर कहा जाता है कि एक्सरसाइज, वर्कआउट करने से शरीर और हार्ट फिट रहते हैं, लेकिन यहां तो जिम में ही हार्ट अटैक की घटना दिखाई दे रही है। जिम में मर गया। भाई, लोग कहते हैं जिम जाओगे, वर्कआउट करोगे तो चीजें ठीक रहेंगी, वो पुशअप मारते मारते मर गया। एक और वीडियो देखिए, अहमदाबाद के क्रिकेट मैदान का वीडियो है, जिसमें मैच के दौरान एक बॉलर कुछ बेचैनी महसूस करता है, सीने में दर्द शुरू हुआ, वो बैठ जाता है। इस बॉलर का नाम जो है वो वसंत राठौड़ है, 34 साल का है, मैच खेलने गया हुआ था। बॉलिंग रोका, वहीं मैदान में बैठा। दूसरे खिलाड़ियों को लगा कि कोई मसल खिंच गई होगी। बाद में अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कह दिया कि उसकी मौत हो गई है, उसको सीवियर हार्ट अटैक आया था क्रिकेट खेलते खेलते। भाई, देखिए किस तरह से बैठ के तड़प रहा है। लोग सोच रहे कुछ हो रहा होगा, कुछ बात होगी। हर कोई हैरान रह गया, अच्छा भला तंदुरुस्त खिलाड़ी हार्ट अटैक से मर गया अचानक। हंसते खेलते कैसे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, उसका एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। हैदराबाद में शादी की एक रस्म के दौरान 40 साल के इस आदमी को अचानक हार्ट अटैक आ गया। वो वहीं गिर गया। शादी हो रही है, किसी को कुछ समझ ही में नहीं आया कि हुआ क्या। ये देखिए, इधर हल्दी लगा रहे थे, हंस रहे थे। भाई देखिए, वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। एक बार देखिए, फुल फ्रेम डालिए। घड़ा लो कि पानी में जरा सही बैठ जुबेर, पेट निकल गया पहले मॉर्निंग का, झुकने नहीं आता। घड़ा लो कि पानी का घड़ा लो। रब्बा ने जरा सही बैठ जुबेर, पेट निकल गया पहले मॉर्निंग का, झुकने नहीं आता। घड़ा लो कि पानी का घड़ा लो।
कोई सोच ही नहीं सकता भाई, हंस रहा ये आदमी कुछ सेकंड पहले और गिर गया और मर गया। अस्पताल पहुंचने से पहले इस आदमी की मौत हो गई। इन सभी वीडियो में दो बात सबसे कॉमन है। पहली बात, सभी की उम्र कम है, कोई 24 साल का है, कोई 34 साल का है, कोई 40 साल का है। और दूसरी बात, किसी को भी अस्पताल पहुंचने तक का भी मौका नहीं मिला। ज्यादातर की हार्ट अटैक आने के कुछ ही सेकंड में मौत हो गई। पहले अक्सर ऐसा होता था कि 60 साल से 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक के मामले देखे जाते थे, जिसमें ज्यादातर मामलों में नसों में ब्लॉकेज होता था और उम्र के साथ दिल का कमजोर होना एक वजह माना जाता था। लेकिन अब 20 से 40 साल के युवा भी इस बीमारी की चपेट में और उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिल रहा। इसके पीछे की वजह को समझने के लिए आपको पहले हार्ट को समझना होगा, दिल को समझना होगा और फिर हार्ट अटैक को समझना होगा। मैं आपको जरा समझाता हूं। सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आना आज की डेट में, भाई लोग परेशान हैं। ये आपको जो दिखा रहा हूं, ये स्टेंट कैसे लगता है वो दिखा रहा हूं। हार्ट की नसें खोलने के लिए स्टेंट काम आता है। आपके दिल के जो हैं 2 पार्ट हैं और उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ये जो आप दिल देख रहे हैं, इसको अगर आप देखेंगे, इसमें जो है ये आप हिस्सा देख रहे हैं, ये आप दिल के 2 पार्ट देख रहे हैं और इसमें 4 चैम्बर होते हैं। दिल में एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कम मात्रा में ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है और दिल में मौजूद वाल्व इसे पंप करता है, जिससे दूसरी तरफ से ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड दूसरी तरफ बाहर निकलता है। यानी अगर आप देखेंगे कि ये जो दिल को आप देख रहे हैं, इसमें एक तरफ से ब्लड गया और दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। यह ब्लड छोटी छोटी नसों और धमनियों से ही दिल से होकर गुजरता है। जब इन नसों में ब्लॉकेज होती है तो उसे हटाने के लिए स्टेंट डाला जाता है। कई बार ब्लड में बड़ा क्लॉट होने की वजह से खून की सप्लाई रुक जाती है और अचानक अटैक से मौत हो जाती है। अब आपको हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच का अंतर भी समझाता हूं। इसके लिए आपको 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं। अगर इसको आप देखेंगे, अगर आप ये देखिए, ये कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है और ये हार्ट अटैक में क्या होता है, ये आज आपको समझना चाहिए। जो लोग अचानक मर जा रहे हैं उनको दरअसल कार्डियक अरेस्ट आता है। जो नसें ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे हार्ट तक ब्लड पहुंचना कम या बंद हो जाता है। उस स्थिति को हार्ट अटैक कहते हैं। अब ये देखिए, जैसे अगर आप ये देखेंगे, ये हार्ट अटैक का आपको बता रहा हूं, ये नॉर्मल आर्टरी है, ये नस देख रहे हैं आप, इसको देखिए और जूम करके दिखाइए। ये देखिए आप नॉर्मल नस है जो खुली हुई है और इस ब्लॉक्ड आर्टरी को देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं पीला पीला सा हिस्सा दिख रहा है। ये हिस्सा जो है ये नस को ऐसे दबा दिया, सिकुड़ गया है नस, तो यहां से ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। तो इसी में आपको जो ब्लड का फ्लो है वो कम होता है और आपको हार्ट अटैक आता है। ये ब्लॉकेज ज्यादा फैट, कोलेस्ट्रॉल और गलत खानपान की वजह से बनता है। दूसरी तस्वीर कार्डियक अरेस्ट की आपको दिखा रहा हूं। यह कार्डियक अरेस्ट की तस्वीर है। इसमें आप देखेंगे कुछ बिजली बिजली जैसा आपको नजर आ रहा है। अब आप कहेंगे ये क्या है? इसमें हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हार्ट धड़कने की स्पीड बदल जाती है। कई बार हार्ट धड़कना भी बंद हो जाता है, दिल धड़कना बंद हो जाता है और मरीज की मौत हो जाती है। यानी यहां समस्या कार्डियक अरेस्ट में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की होती है। दिल धड़कना अचानक से बंद कर देता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके यहां ब्लॉकेज ही हो। कोरोना के बाद देश और दुनिया भर में हार्ट अटैक के मामले बहुत तेजी से बढ़े। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस वायरस की वजह से लोगों का दिल पहले से कमजोर हुआ है। ब्रिटेन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मुताबिक कोरोना के दौरान अस्पतालों में भर्ती हुए मरीजों में किस तरह ब्लॉकेज की बीमारी बढ़ी है, आपको वो बताता हूं। कोरोना के बाद ये आंकड़े आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हालांकि अभी भी डायरेक्ट कनेक्शन लोग ढूंढ नहीं पाते, लेकिन कोरोना के बाद कहा जा रहा है कि ऐसा देखने को मिल रहा है। कोरोना के बाद ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, यानी खून का थक्का जम जाना, ऐसे मामले 27 गुना बढ़े हैं कोरोना के बाद। ये डॉक्टर्स को, एक्सपर्ट्स को ऐसा लगता है, एक रिसर्च के मुताबिक बता रहा हूं। हार्ट फेल ये 21 गुना ज्यादा हो रहे हैं, 21 गुना बढ़ गए हैं हार्ट फेल की घटनाएं कोरोना के बाद से। ब्रेन स्ट्रोक
ये 17 गुना जो है बढ़ गया है। 17 गुना। हालांकि लोग डायरेक्ट को एकदम सीधा बता दें कि ये कोरोना की वजह से हो रहा है, ये अभी डॉक्टर्स नहीं कह रहे, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये कोरोना के बाद हुआ है। कोरोना के जाने के बाद भी लोगों पर इसका असर बना हुआ ये कहा जा रहा है। और इसलिए अपने हार्ट को लेकर, दिल को लेकर बहुत सावधान रहिए और हो सके तो अपने डॉक्टर की सलाह लेकर जांच जरूर कराइए। क्योंकि सुष्मिता सेन को जब हार्ट अटैक आया होगा, भाई वो फिट रहती थी, अच्छा खाती पीती थी। जो हीरो हीरोइन है वो तो वैसे भी अच्छा खाते पीते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं फिटनेस का। उसके बाद भी अगर हो रहा है तो ये मान के मत चलिए कि मुझे नहीं हो सकता। सुष्मिता सेन को हो सकता है तो आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो थोड़ा दिल का ध्यान रखिए। दिल के धोखे की बात तो हो गई, अब उस धोखे की बात जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में दिया जा रहा है। क्या आपको पता है कि अमेरिका में अब ये बातें होने लगी हैं कि यूक्रेन को फ्री में हथियार कब तक दें बॉस? हथियार के लिए यूक्रेन से पैसा भी वसूल करना चाहिए। और क्या नरेंद्र मोदी अब इस युद्ध को रोकने के लिए आगे बढ़ेंगे? आज इस पर बात होगी। अमीर देश किसी के सगे नहीं है, अमेरिका तो खासकर। वो तो उन्हें भी नहीं छोड़ते जिन्हें अपना दोस्त कहते हैं। जो अमेरिका यूक्रेन का बड़ा सगा बनता है, वो अब हथियार के पैसे वसूलने के चक्कर में। अमेरिका की रक्षा राज्य मंत्री सेलेस्टे वॉलेंडर ने अमेरिकी संसद को बताया है कि यूक्रेन को पश्चिमी सहयोगियों से जो हथियार मिल रहे हैं, उनमें से कुछ हथियारों की कीमत यूक्रेन को आगे बढ़कर चुकानी चाहिए। कल तक तो ये हथियार दे रहे थे, आज कह रहे पैसा दो तब हथियार देंगे। अमेरिकी संसद की एक कमेटी की सुनवाई में बात हुई है कि अमेरिका के लिए अब यह जरूरी है कि वो यूक्रेन को फ्री में हथियार देने की बजाय हथियारों की कीमत वसूल करने वाली डील करे, क्योंकि अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसे से ज्यादा दिन फ्री में हथियार नहीं दिए जाएंगे। मुझे उम्मीद है यह सुनकर जेलेंस्की की बुद्धि खुलेगी, क्योंकि अभी तक तो ऐसा लगता है कि जैसे यहां लोगों के हार्ट ब्लॉक हो रहे हैं, उनकी बुद्धि ब्लॉक हो रखी। अभी तक तो भाई लड़े जा रहा था क्योंकि फ्री में सब मिल रहा था। अब कैसे लड़ोगे जब अमेरिका कहेगा कि पैसा दो तब हथियार देता हूं। अमेरिकी रक्षा राज्य मंत्री ने यूक्रेन के बारे में बताया कि यूक्रेन में अपने लिए कुछ हथियार जरूर खरीदे हैं, लेकिन अमेरिकी कंपनियों से यूक्रेन ने हथियार खरीदने वाली कोई बड़ी डील नहीं की। अमेरिकी रक्षा राज्य मंत्री की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन के पास अभी बजट नहीं है, अमेरिका सपोर्ट करता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ यह सही बात है कि यूक्रेन को खुद के डिफेंस खर्च की प्लानिंग तैयार करनी चाहिए। मतलब अगर लड़ते रहना है तो अपने खर्चे खुद उठाओ। अब तक अमेरिका यूक्रेन को लगातार हथियार दे रहा था, पुराने घटिया वैसे दे रहा था, लेकिन दे रहा था, और करीब 2 लाख करोड़ रुपए के हथियार दे चुका है। सीधे अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के स्टॉक से दे चुका है 2 लाख करोड़ के, और करीब 38,000 करोड़ रुपए के हथियार फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत दिए गए। करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव के नाम पे दिए गए। यानी अमेरिका का जो बिल बना है, जो हथियार देने के नाम पर, अमेरिका का बिल कितना बना आपको पता है? 3,88,000 करोड़ का बिल बन गया अमेरिका। इतना बिल। इसीलिए अब वो लोग कह रहे हैं कि भैया यूक्रेन तुम हमसे पैसा मतलब हमसे सिर्फ हथियार लेते रहोगे तो नहीं चलेगा, हमको पैसा भी दो, हथियार लो लेकिन खरीदो। अमेरिका हो या यूरोप, किसी को भी यूक्रेन की चिंता नहीं है, ये मैं शुरू से बता रहा हूं। उन्हें अपनी चिंता है। आज ही अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट छपी है कि पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां, जिनके बारे में यूक्रेन युद्ध के बाद कहा गया था कि वो रूस से बोरिया बिस्तर समेट लेंगे, उनमें से बहुत सारी कंपनियां आज तक रूस में जमी हुई हैं। ये लोग दुनिया को ज्ञान देते हैं, इंडिया को क्या करना चाहिए, चीन को क्या करना चाहिए, फलाने को क्या करना चाहिए। इनकी खुद की कंपनियां रूस में बिजनेस कर रही हैं। फ्रांस की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन्स वाली कंपनी है आशान। इसके आज भी रूस में 230 स्टोर चल रहे हैं और कंपनी ने कहा कि वो रूस में बने रहेंगे। अमेरिका की बड़ी फार्मा कंपनी है फाइजर, वो जो वैक्सीन बनाती थी, इसने कहा था कि रूस में निवेश बंद कर देंगे, लेकिन आज भी रूस में अपने प्रोडक्ट बेच रही है फाइजर। डेनमार्क की कंपनी है कार्ल्सबर्ग, ये रूस में अपने कारोबार के लिए ऐसा खरीदार ढूंढ रही है जो युद्ध खत्म होने पर कंपनी को वापस बिजनेस लौटा दे।
मतलब इनको समेटना नहीं है, कुछ दिन के लिए जाना है, मतलब मेरे घर को तुम देखना, वैसा वाला हिसाब। अमेरिका की बड़ी टोबैको कंपनी है फिलिप मॉरिस, इसने तो पिछले महीने कह दिया कि वो रूस में अपना बिजनेस कभी नहीं बेचेगी। ये इन लोगों का डबल स्टैंडर्ड है और ये दुनिया को ज्ञान देते हैं कि रूस को अलग थलग कर दो। अरे तुम क्या कर रहे हो, पहले ये तो बताओ। युद्ध से पहले रूस में 1600 कंपनियां काम कर रही थी और 800 से ज्यादा कंपनियां अब भी जमी हुई हैं। इतनी ईमानदारी है कि रूस बहुत खराब है, वो देखो यूक्रेन के साथ क्या कर रहा है, तो सब बंद करो ना भाई। इन कंपनियों को डर है कि अगर वो रूस से हट गई तो रूस में अपने उनके मार्केट शेयर पर भारत, चीन, तुर्की जैसे देशों की कंपनियां कब्जा कर लेंगी, जिन देशों की कंपनियों पर रूस में कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इनको ज्ञान भी देना है और पैसा भी कमाना है। रूस यूक्रेन से युद्ध से सब तबाह हो रहे हैं और इस वक्त पूरी दुनिया को लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध कोई रुकवा सकता है, तो वो एक नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि यही रुकवा सकते हैं। इटली की पीएम इस वक्त भारत में, उन्होंने यूक्रेन में शांति समझौते के लिए पीएम मोदी की मदद मांगी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि G20 का अध्यक्ष होने के नाते भारत यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में मुख्य भूमिका निभा सकता है। भारत वहां पर सीज फायर करवाने और शांति लाने के लिए बातचीत करने में मदद कर सकता है। दुनिया को अब लगता है कि कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी और इंडिया है। अच्छा, इटली की पीएम आज ही भारत आई। उन्होंने पीएम मोदी के बारे में कहा कि वो दुनिया भर में सबसे चहेते नेताओं में से एक है। यहां इंडिया वालों को पसंद नहीं आएगा, इंडिया में मतलब कुछ लोगों को, लेकिन इटली की पीएम कह रही है कि दुनिया में सबसे पॉपुलर नेताओं में नरेंद्र मोदी, और यह बात साबित हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के बड़े नेता हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी 2 दिन के द्विपक्षीय दौरे पर भारत आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में उनकी द्विपक्षीय बातचीत हुई। इटली की पीएम पहली बार भारत के दौरे पर आई। वो पिछले साल अक्टूबर में इटली की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं और वो इटली में पीएम बनने वाली पहली महिला हैं। जॉर्जिया मेलोनी सिर्फ 46 साल की हैं और वो दुनिया के सबसे कम उम्र वाले राष्ट्राध्यक्षों में से एक हैं। इटली की पीएम ने आज जब पीएम मोदी को मोस्ट लव्ड वन लीडर्स में से एक कहा तो तारीफ सुनकर कैसे पीएम मोदी भी हंस पड़े, एक बार वो देखिए। I firmly believe that there's a lot that we can do together, and I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think he's the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. इटली की पीएम कह रही है कि अप्रूवल रेटिंग देख लीजिए, नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता बताएं। यहां कुछ लोग बता रहे हैं कि बताते रहे कि नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं आता। दुनिया की कूटनीति में भारत की कितनी अहमियत है आज की डेट में, इसे इस बात से भी समझिए कि जिस अमेरिका और जिस रूस के नेता एक दूसरे को फूटी आंख देखना नहीं चाहते, उसी अमेरिका और उसी रूस के विदेश मंत्री आज भारत में एक साथ थे, आमने सामने बैठे हुए। भारत में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव फेस टू फेस उनकी मीटिंग हुई, आमने सामने। G20 के विदेश मंत्रियों की इस कॉन्फ्रेंस के बीच ही एंटनी ब्लिंकन और सरगई लावरोव के बीच करीब 10 मिनट बातचीत भी हुई। 10 मिनट की इस मीटिंग में अमेरिकी विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री से 2 मुख्य बातें की। अमेरिका ने रूस से कहा कि जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता तब तक अमेरिका यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात अमेरिका ने रूस से कही कि रूस को परमाणु हथियार वाले समझौते से बाहर निकलने का फैसला बदलना चाहिए। लेकिन रूस के विदेश मंत्री की तरफ से अमेरिकी विदेश मंत्री को यह संकेत दिए गए कि रूस का स्टैंड हाल फिलहाल में बदलने वाला नहीं है। अब भले ही यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस दोनों का वही पुराना स्टैंड रहे, लेकिन यह बड़ी बात है कि दोनों नेता दिल्ली आए और दोनों आमने सामने बैठे, फिर भले ही 10 मिनट क्यों ना बात हुई। इससे भारत के महत्व को समझा जा सकता है, क्योंकि दुनिया में कहीं और ऐसा 1 साल में नहीं हुआ कि दोनों साथ आए, और ना ही हो सकता है। आज की तारीख में दुनिया नरेंद्र मोदी और इंडिया की तरफ ही देख रही है। अमेरिका और रूस के बीच जिस तरह का टकराव चल रहा है, उसी को लेकर पीएम मोदी ने भी G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में अपनी बात रखी। उन्होंने फिर दुनिया को याद दिलाया, दुनिया के बड़े बड़े देश जो ग्लोबल डिप्लोमेसी चलाते हैं उनकी खूब खिंचाई की। पीएम ने कहा कि जिन मुद्दों को हम बैठकर हल कर सकते हैं, उन्हें हमें ऐसा नहीं बना देना चाहिए कि हम बैठकर कोई बातचीत नहीं कर सकते और मुद्दे हल नहीं हो सकते। लेकिन पिछले कुछ सालों में साफ दिख गया कि ग्लोबल गवर्नेंस फेल हो गया। मुंह पे बोल दिया भाई कि आप लोग से चल नहीं पा रहा।
पीएम ने कहा कि हमें उन देशों के बारे में भी सोचना चाहिए जो G20 जैसे ग्रुप में नहीं है। दुनिया के विकासशील और गरीब देशों के प्रति भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मतलब सबके मुंह पर उनको याद दिलाया कि तुम तो पैसा कमा के बैठे हो, वो जो गरीब देश हैं उनके लिए भी कुछ सोचोगे कि नहीं सोचोगे, क्योंकि जब ग्लोबल गवर्नेंस फेल होता है तो उसका असर गरीब देशों पर पड़ता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज ज्यादातर विकासशील देश कर्ज के संकट से जूझ रहे हैं। ये देश अपने लोगों के लिए खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती से जूझ रहे हैं, खिलाने के लिए नहीं भाई उनके पास। अमीर देशों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग से बहुत से देश प्रभावित हो रहे हैं। जब तक दुनिया इन कमजोर और विकासशील देशों की बात नहीं सुनेगी, तब तक कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि वो दुनिया की अगुवाई करता है। इसी वजह से भारत ने G20 की अध्यक्षता में इन देशों की आवाज बनने की कोशिश की है। यह होता है वर्ल्ड लीडर, जो आज की डेट में भारत है, कि भैया हम तो बढ़ रहे हैं, हम तो ब्राइट स्पॉट हैं, लेकिन वो जो अंधेरे में डूबे हैं उनको भी तो सोचो, उनका भी तो सोचो। लेकिन सोचने की बात हो रही है तो पीएम मोदी ने 2 साल पहले जो सोचा वो अब अमेरिका और दुनिया सोच रही। पीएम मोदी आज जो बात दुनिया को बता रहे हैं उससे दुनिया को सबक लेना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी ने 2 साल पहले जो किया था कैसे उसे आज दुनिया को फॉलो करना पड़ रहा है, उसका चैप्टर देखिए। भारत में तो लोग टिकटॉक को भूल चुके। वो टिकटॉक नहीं था जिसपे सब वीडियो बना बना के डालते थे, सब भूल गए आज की डेट में। आजकल इंस्टा पर रील बना रहे हैं सब। नहीं तो यहां टिकटॉक की ऐसी धूम मची थी, सब टिकटॉक स्टार थे भाई। टिकटॉक के वीडियो में ही पूरा टाइम पास हो जाता था। लेकिन इस धूम का धुआं पीएम मोदी ने उड़ा दिया और इसी के साथ चीन का भी धुआं निकाल दिया। पीएम मोदी ने जो 2 साल पहले कर दिया था उसे अब दुनिया फॉलो कर रही है। अमेरिका ने अपने यहां सरकारी कर्मचारियों के लिए टिकटॉक बैन करने की शुरुआत कर दी। व्हाइट हाउस ने सरकारी कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन्स और सरकारी गैजेट से टिकटॉक ऐप हटाने के लिए 30 दिन की डेडलाइन तय की। इस फैसले का असर अमेरिका के करीब 40 लाख सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा। अमेरिका के साथ ही कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने भी टिकटॉक पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका और यूरोप में अभी टिकटॉक पर सीमित बैन लगा है। अगर अमेरिका और यूरोप में पूरी तरह टिकटॉक बैन हो गया तो चीन की इस कंपनी को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इन देशों से टिकटॉक को काफी एक्टिव यूजर्स मिलते हैं, काफी रेवेन्यू आता है। अमेरिका में टिकटॉक के एक्टिव यूजर्स 11 करोड़ से ज्यादा है, मतलब 11 करोड़ 30 लाख यूजर्स हैं और सालाना रेवेन्यू जो है वो 72,000 करोड़ रुपए का है। यूरोप में टिकटॉक के एक्टिव यूजर्स 15 करोड़ हैं और सालाना रेवेन्यू 35,000 करोड़ रुपए का है। जिस तरह से टिकटॉक पर बैन का दायरा बढ़ता जा रहा है उससे चीन को नुकसान भी बढ़ना है, क्योंकि दुनिया भर में टिकटॉक के लगभग 100 करोड़ एक्टिव यूजर्स आज भी हैं। टिकटॉक पर बैन लगाते हुए यूरोपियन संसद ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए, खासकर डेटा प्रोटेक्शन और थर्ड पार्टी को जाने वाले डेटा को देखते हुए यूरोपीय संसद ने यह फैसला किया है कि 20 मार्च 2023 से टिकटॉक पर बैन लगाया जाता है। यह काम इंडिया ने 2 साल पहले कर दिया। कनाडा ने भी चाइनीज ऐप टिकटॉक पर बैन की शुरुआत कर दी। कनाडा सरकार ने सोमवार को टिकटॉक पर बैन लगाने की घोषणा की। हालांकि फिलहाल यह बैन सरकारी कर्मचारियों और सरकारी गैजेट्स पर लागू हुआ है। टिकटॉक पर बैन के फैसले पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा, एक बार सुनिए। We're making the decision that for government employees, for government equipment, it is better to not have them access TikTok because of the concerns that people have in terms of safety. This may be a first step, it may be the only step we need to take, but every step of the way we're going to be making sure we're keeping Canadians safe. नरेंद्र मोदी ने जब टिकटॉक बैन किया था तो यहां उस पर भी हंगामा हो गया। यह क्या दिखाना चाहते हैं? वो यही दिखाना चाहते हैं जो यहां के कुछ एजेंडाधारियों को नहीं दिख रहा था और अब दुनिया को दिख रहा है कि बॉस ये बड़ा खतरनाक है। टिकटॉक के देश की सुरक्षा के जिस खतरे को पश्चिमी देश अब समझ पाए उसे पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच ने 2 साल पहले यानी 2020 में समझ लिया था। इसलिए देश के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए मोदी सरकार ने टिकटॉक ही नहीं, चीन के 200 से ज्यादा ऐप्स पर बैन लगाया था। जून 2020 में टिकटॉक समेत 58 ऐप्स बैन किए गए थे। सितंबर 2020 में चीन के 118 ऐप बैन कर दिए गए थे और नवंबर 2020 में 43 ऐप बैन किए गए। फरवरी 2022 में 54 ऐप्स और बैन किए गए।
फरवरी 2030 में चीन के 138 बेटिंग ऐप्स को बैन कर दिया गया। यानी लगातार इसको रोका जा रहा है। और क्यों रोका जा रहा है कि भैया नहीं रोकिएगा तो ये लोग देश के लिए खतरा पैदा कर देंगे। लेकिन जब बात देश की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है तो एक छोटा सा ब्रेक लेकर जब लौटेंगे पाठशाला की अगली क्लास में तो आपको बताएंगे कि क्या पीएम मोदी ने देश का 268 टन सोना गिरवी रख दिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास, और इस क्लास में आज आपको इस दावे का सच बताएंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का 268 टन सोना गिरवी रख दिया है। क्या पीएम मोदी ने चोरी छिपे 200 टन सोना विदेश भेज दिया है। क्योंकि हो सकता है आपके पास भी एक न्यूज आर्टिकल के रूप में ऐसी कोई क्लिपिंग व्हाट्सएप पर आई हो, कहीं आई हो, और दावा करने वाला ये मैसेज आया हो कि जिसमें एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग टाइप की फोटो है और पीएम मोदी की भी फोटो लगी है, और एक आरटीआई के हवाले से दावा किया गया इस आर्टिकल में कि ऐसा पता चला है कि पीएम मोदी ने देश का सोना बाहर भेज दिया है। फोटो में दावा है कि 2011 में आरबीआई के पास जितना सोना था उससे 268 टन सोना कम मिला 2015 में। हमने इस खबर का फैक्ट चेक किया और यह खबर झूठी निकली। आरबीआई ने बाकायदा बयान जारी कर इस दावे को झूठा बताया है। आरबीआई के स्टेटमेंट के मुताबिक दुनिया भर के केंद्रीय बैंक्स अपने पास मौजूद सोने का कुछ हिस्सा विदेशी सेंट्रल बैंक्स में सुरक्षित रखते हैं। हर देश ऐसा करता है, भारत ने भी ऐसा किया हुआ है। लेकिन 2014 या उसके बाद भारत ने कोई सोना विदेशी सेंट्रल बैंक में ट्रांसफर नहीं किया है। यानी हमारे फैक्ट चेक में यह दावा झूठा निकला कि पीएम मोदी ने देश का सोना चोरी छुपे विदेश में गिरवी रख दिया है। यह गलत खबर है, ऐसी चीजें फॉरवर्ड मत कीजिएगा।